नमस्कार, मैं ममता लोकमत राजस्थान से आप सभी का स्वागत करती हूँ। लेकर आई हूँ द इन्वोग नारी शो। आज का हमारा विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो को लेकर बहुत अलग अलग धारणाएं हैं, तो आइए बात करते हैं क्रिप्टो एक्सपर्ट पुनीत खत्री से। पुनीत, वेलकम टू द इन्वोग नारी शो। थैंक यू ममता जी, थैंक यू सो मच, दैट्स ग्लैड टू हैव यू हियर। आप एक क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट ही नहीं बल्कि एक पोलो प्लेयर और फैशन डिज़ाइनर काउंसिल ऑफ राजस्थान के प्रेसिडेंट भी हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि इतना सब मैनेज कैसे कर पाते हैं? मुझे लगता है मेरी सारी चीज़ें वेल मैनेज्ड हैं विथ माय टीम, विथ माय फ्रेंड्स। मेरे जितने भी बिज़नेस हैं वो मेरे फैमिली मेम्बर्स के साथ हैं। अगर मैं फैशन डिज़ाइन काउंसिल ऑफ राजस्थान की बात करूं तो मेरे बचपन के दोस्त, मेरे फ्रेंड, मेरे पार्टनर आकाश छाबड़ा जी के साथ हैं, तो सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर होती हैं। मैं तो एक तरह से सतही तौर पर उनके साथ मीटिंग करके, लोगों से मुलाकात करके मैनेज कर लेता हूँ। तो आई थिंक इट विल गोइंग गुड, अच्छा जा रहा है। अच्छा पुनीत, अब आते हैं क्रिप्टो पर कि आप कितने समय से क्रिप्टो से जुड़े हैं? अपनी क्रिप्टो जर्नी के बारे में बताएं। क्रिप्टो के साथ मैं पिछले 10 से 12 सालों से जुड़ा हुआ हूँ, पर उस समय क्रिप्टो जो था वो सिर्फ एक मीडियम था पेमेंट को ट्रांसफ़र करने के लिए। उसके अंदर इतने सारे फंक्शंस या इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। आज के ज़माने में क्रिप्टो में आप ट्रेडिंग कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, होल्डिंग कर सकते हो, तो उस समय ये सारी चीज़ें इतनी डेवलप्ड नहीं थी। तो हाँ, अगर मैं टेक्निकली क्रिप्टो से बात करूँ तो मैं 10 से 12 साल से उससे जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। बट अगर मैं क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या क्रिप्टो के और एस्पेक्ट्स पे ऊपर काम की बात करूं तो वो लगभग 7-8 साल हो चुके हैं। अच्छा, ये क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? एक्चुअली क्या है कि लोगों को सिर्फ नाम पता है कि क्रिप्टो कुछ होता है। अगर मैं आज मिडिल क्लास लोगों की बात करूं तो उन्होंने सिर्फ नाम सुना है और उसके बारे में लोगों की बहुत अलग अलग तरह की धारणा है। कोई बोलता है नहीं क्रिप्टो अच्छा होता है, कोई बोलता है नहीं क्रिप्टो ख़राब होता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि क्रिप्टो होता क्या है। देखो, मैं ममता जी आपके शो में ये बताना चाहता हूँ कि क्रिप्टो के अंदर सबसे बड़ा बहुत सारा मिथ है, या बहुत सारी करेक्ट नॉलेज मार्केट में नहीं है। और उसका सोर्स मुझे लगता है कि जब लोग खुद से ढूंढते हैं, इंटरनेट पे सर्च करते हैं, तो वहाँ पे वो फ़िल्टर नहीं कर पाते हैं कि कौन सी इन्फॉर्मेशन राइट है और कौन सी मैनिपुलेटिव है। तो मैं आपके इस इंटरव्यू, इस मंच पे क्रिप्टो को बिल्कुल लेमैन, जो एक हाउसवाइफ, एक 10th ग्रेड का बच्चा, या हम कहें कि एक शॉप पे बैठने वाला आदमी, या कोई 10, 20, 25, 50 हज़ार की जॉब करने वाला आदमी उस क्रिप्टो को समझ पाए, उसके लिए मैं आपके यहाँ पे बताने वाला हूँ कि इसके अंदर मैं कोई फंडामेंटल की बात नहीं करूँगा, कोई टैक्टिक्स, कोई टेक्निकल, कोई ऐसे डेवलपमेंट की बात नहीं करूँगा, क्योंकि हम जब इसकी बात करते हैं तो ऐसे बहुत सारी लेयर्स आ जाती हैं और लोग कन्फ्यूज़ होना चालू हो जाते हैं। क्रिप्टो एक तरीके की मॉडर्न करेंसी है। जैसे आप रुपीज़ इंडियन करेंसी है, डॉलर यूएस की करेंसी है, यूरो यूरोप की करेंसी है, ऐसे क्रिप्टो एक डिजिटल करेंसी है जो पूरा ग्लोब इसको यूज़ कर सकता है, सेम प्लेटफॉर्म पे, सेम पेज पे, सेम वैल्यूशन पे। बस इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि कौन सा देश, कौन सी कंट्री उसको लीगल और कितना लीगल और उसको किस तरीके से यूज़ करने के लिए उसमें ऐसे पैरामीटर्स या लीगलाइजेशन के रूल्स लगाए हुए हैं। बस यही समझने की देर है। बाकी क्रिप्टो करेंसी ठीक उसी तरह काम करती है जैसे आपका रुपया काम करता है या डॉलर्स का, यूएस का डॉलर काम करता है। यू मीन टू से कि वो सिर्फ डिजिटल में होती है हमारी मनी? बिल्कुल बिल्कुल, वो हार्ड मनी तरह हम उसको टच नहीं कर सकते, छू नहीं कर सकते, बट वो वैल्यूशन होती है। अब इसी तरीके को आप वैसे समझ लो, आज के टाइम में हम पेटीएम, जीपे यूज़ करते हैं, डिजिटल अपन रुपीज़ को भी यूज़ करते हैं, ठीक उसी तरीके से क्रिप्टो काम करती है। आपके वॉलेट में आपका पैसा होता है, आपकी करेंसी होती है, और आप उसको अलग अलग माध्यम में अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। आप उनसे कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप क्रिप्टो से चीज़ें खरीद सकते हैं, घर, कार खरीद सकते हैं। कहीं ऐसी चीज़ें जहाँ पे आप समय रहते हैं उनको क्रिप्टो को खरीद और बेच के आप अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अच्छा पुनीत, मेरा अगला सवाल ये है कि क्रिप्टो कैसे काम करती है और इसका फ्यूचर क्या होने वाला है? क्रिप्टो का फ्यूचर तो मुझे लगता है क्रिप्टो जस्ट स्टार्टेड। हालांकि मैं अक्सर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट करता हूँ कि क्रिप्टो में हम 10 साल लेट हैं, पर हम दुनिया से बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं। Okay. अगर मैं आपको बताऊं तो पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 7.3% पॉपुलेशन क्रिप्टो को समझती है या जानती है। तो ये बहुत छोटा नंबर है। और मैं पूरे ग्लोबली बात करूं तो इस हार्डली 1% Okay. लोग क्रिप्टो को जानते हैं, समझते हैं। तो अब आप सोचो कि क्रिप्टो अगर ऐसे 2-5%, 10% लोगों तक भी पहुंच गया तो क्रिप्टो कितना आगे जाने वाला है। राइट। अगर अभी हम क्रिप्टो की मार्केट कैप की बात करें तो इस जस्ट 3 ट्रिलियन।
अच्छा। और आने वाले कुछ सालों में इट विल बी क्रॉस मोर देन 10 ट्रिलियन। ओके। तो 3 गुना तो वैसे ही हो गई। तो Right. क्रिप्टो में हम बहुत लेट होके भी बहुत अर्ली हैं। ओके। और मैं ये भी जानना चाहती हूँ, क्या क्रिप्टो लीगल है इंडिया में? ये बड़ा ऐसे फंडामेंटल क्वेश्चन आपने पूछा है, तो मैं ऐसे लेमैन भाषा में क्लियर करता हूँ। गवर्नमेंट ने क्रिप्टो पे टैक्स लगा दिया है। अगर आप क्रिप्टो में कोई भी ट्रेड कर रहे हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और उससे आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना है। ओके। और उस टैक्स का सही वैल्यूशन और कैलकुलेशन आपका सीए करेगा। तो एट दैट ग्राउंड क्रिप्टो इज़ लीगल। ओके। एट पर्टिकुलर दैट ग्राउंड कि अगर आपके पास क्रिप्टो होल्डिंग है और क्रिप्टो की इन्वेस्टमेंट है और आप उस पर टैक्स दे रहे हो, ये लीगल है। राइट। बट जब हम इनलीगलिटी की बात करते हैं, इनलीगल क्यों है, लॉफुल क्यों नहीं है, कि वो क्रिप्टो आपके पास आया कैसे, अच्छा। आपने वो क्रिप्टो किस सोर्स से खरीदा, आपने वो क्रिप्टो को किस मीडियम से अपने वॉलेट में रखा या किस कंटेंट में रखा, इस चीज़ को डिक्लेयर करना लीगल और इनलीगल डिसाइड करता है। ओके। तो इसको और सरल शब्दों में बताता हूँ मैं आपको कि आपने अपने वॉलेट में 1 लाख रुपए का क्रिप्टो लिया, उसके बदले आपने कैश पेमेंट किया। तो उस कैश पेमेंट का अगर आप डिक्लेरेशन कर रहे हैं और वो क्रिप्टो आपने किसी लेजिमेंट कंपनी, एजेंसी या किसी व्यक्ति से खरीदा जिसको उसने भी अपने ही इनकम टैक्स या अपने ही इनकम के अंदर दिखाया, तो लीगल है और इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपने किसी इनलेजिट सोर्स से ख़रीदा जिसको आप अपने बुक्स में छुपा रहे हो और सामने वाले ने भी अपने बुक्स में छुपा रखा है या उसको सही तरीके से डिक्लेयर नहीं कर रखा है, तो इनलीगल है। अब इसके साथ आपको एक छोटा सा फंडामेंटल और समझने की ज़रूरत है कि आप क्रिप्टो का कौन सा एक्सचेंज या कौन सा वॉलेट आप यूज़ कर रहे हो जो इंडियन गवर्नमेंट के अंदर लीगल है और एफिलेटेड है और रिकॉग्नाइज या अप्रूवल्ड है। ओके, यू मीन टू से कि अगर आप गवर्नमेंट की सारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं तो क्रिप्टो लीगल है? हाँ, बिल्कुल ठीक बात। अच्छा पुनीत, मेरा अगला सवाल ये है कि जो क्रिप्टो रेगुलेशन है वो ज़रूरी है या अननेसेसरी है? क्रिप्टो रेगुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि किसी भी देश की ग्रोथ तभी दुनिया के लेवल पे प्लेटफॉर्म पे आ सकती है जब उसको दुनिया के साथ चलना पड़े। जैसे मैं क्रिप्टो की बात करें तो ऐसे दुनिया में आज के टाइम में एआई बड़ा बड़ा हॉट टॉपिक है और बड़ा ज़रूरतमंद चीज़ है। तो आपको उस चीज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि जैसे एआई को आपको समझना है, एआई के साथ आपको चलना है, समय के साथ चलना है, तो क्रिप्टो भी आज के ज़माने में नया इनोवेशन है, नई चीज़ है जिससे इंडिया की ग्रोथ और इंडिया को वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए क्रिप्टो के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हमें क्रिप्टो को लीगलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। अननेसेसरी के बात पे मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही बात सरल शब्दों में कमेंट करना चाहूँगा कि क्रिप्टो के साथ बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ जुड़ी हुई हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए क्रिप्टो को सही तरीके से लीगलाइज करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हमने टैक्स की बात की थी, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस पर मतलब कितना टैक्स लगता है और किस तरह से सीए आपकी मदद कर सकता है? देखो, ये बड़ा फंडामेंटल और ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन वाला क्वेश्चन है, तो मैं इस पर ज़्यादा बात करना करते हुए ये आपके सीए के लिए छोड़ूंगा। बाकी बेसिक सतही मैं आपको एक नॉलेज देता हूँ कि क्रिप्टो से जो भी आपका गेन होता है उस पर 30% स्टैंडर्ड टैक्स है जिसको कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। ये आपको देना पड़ता है। और अगर क्रिप्टो के अंदर एक ऑप्शन होता है जिसमें फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग, अगर आप फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग से डे टू डे प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो या कुछ शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो, तो आप उसको अपने बिजनेस में दिखा के, बिजनेस बुक ऑफ में दिखा के अपने खर्चे डिडक्ट करके टैक्स में आप इसको ला सकते हैं। और उस कंडीशन में आपका क्या टैक्स बनता है वो आपकी इंडिविजुअल टैक्स फाइलिंग पे डिपेंड करता है। पर ये एक सतही बात है। अगर हम इसको सीए और अकाउंटेंट के ऊपर डालेंगे तो वो आपको और ज़्यादा ब्रीफ और ज़्यादा डिटेल में आपको वैल्यूवाइड कर पाएगा। यू मीन टू से कि अगर हम टैक्स प्रॉपर भरते हैं, अगर हम अपने सीए के साथ पूरे कांटेक्ट में रहते हैं और हमारा क्रिप्टो हमने किस तरह से खरीदा है, अगर हम इस तरह से पूरे प्रोसेस के साथ चलते हैं तो क्रिप्टो पूरी तरह से लीगल है? यस, 100%। अच्छा पुनीत, मेरा अगला सवाल ये है कि क्रिप्टो कैसे खरीदा या बेचा जाता है? ये भी आज के ज़माने में इंडिया में तो बहुत बड़ा सवाल है। देखो, क्रिप्टो के लिए 2 माध्यम है। एक तो P2P ट्रांजैक्शन जो बहुत ज़्यादा फेमस है इंडिया में। उसका रीज़न है P2P ट्रांजैक्शन फेमस होने का कि इंडिया लॉ
अभी सारे ही एक्सचेंज को या कुछ इंडियन एक्सचेंज को या कुछ बाहर के एक्सचेंज को ये परमिशन नहीं दी है कि आप एक्सचेंज पे पैसा लोड करके अपने बैंक से एक्सचेंज में पैसा डाल के क्रिप्टो खरीद पाओ। अच्छा। तो ये ऑप्शन शुरुआत में था और फिर कुछ समय बाद लॉ की वजह से उसको डीएक्टिवेट करना पड़ा इस पर्टिकुलर ऑप्शन को। तो इसका सब्स्टिट्यूट ऑप्शन जो आया वो P2P ट्रांजेक्शन आया, पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन, अपन लेमैन लैंग्वेज में बात करें। Okay. तो इसमें ऐसा होगा कि आप किसी लेमैन को आप अपना पैसा देंगे, किसी एक आम व्यक्ति को अपना पैसा देंगे और उस मूल्य का आपको वो क्रिप्टो इन रिटर्न करेगा। तो दैट्स द बेसिक फंडा। बट अब वो पैसा वो अपने किसी लीगल बैंक अकाउंट में ले रहा है, कैश ले रहा है या अपने बुक्स में दिखा रहा है, ये अगेन वही वाला टॉपिक आ जाता है। तो इस तरीके से आप क्रिप्टो खरीद सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ पर्टिकुलर अभी रिसेंटली कुछ ऐसी एजेंसीज़ हैं, कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो फॉरेन में लिस्टेड हैं, दुबई, यूएस और अदर कंट्रीज़ में, वो इंडिया में किसी तरीके से क्रिप्टो दे पा रहे हैं किसी पर्टिकुलर लेजिमेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो आपको उसके बारे में रिसर्च करके और आप वहाँ से खरीद सकते हैं। हम उनका नाम अभी यहाँ नहीं लेंगे क्योंकि हम उन इस तरह के प्लेटफॉर्मों का जब हम नाम लेते हैं तो एक तरीके से ये प्रमोशन एक्टिविटी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि हमें अभी किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म को प्रमोट नहीं करना चाहिए अनटिल अनलेस गवर्नमेंट खुद उसको प्रमोट ना करे। ओके। अच्छा पुनीत, अभी आपने P2P की बात की, तो जो P2P ट्रांजेक्शन होता है ये कितना सेफ है? अगेन इस पे मेरी राय ये है कि P2P ट्रांजेक्शन आजकल सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ज़्यादा हो रहा है। सोशल मीडिया से हम बात करें, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, तो लोग अनजान व्यक्तियों से जुड़ के P2P ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। इसमें स्कैम होने का, आपका लॉस होने का बहुत ज़्यादा खर्चा है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि सामने वाला व्यक्ति कौन है आप उसको पर्सनली नहीं जानते हो। राइट। आपके पास उसकी आइडेंटिटी नहीं है। तो मुझे लगता है P2P सिर्फ तभी सेफ़ है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ वो ट्रेड करो जिसको आप पर्सनली जानते हो, जिनका बिजनेस या जिनका बैकग्राउंड या जिनकी प्रोफाइल आप सोसाइटी में समझते हो, देखते हो कि हाँ ये व्यक्ति सही संस्था से जुड़े हुआ है, सही तरीके से अपना काम कर रहा है। तब अगर अनजान व्यक्ति से P2P कर रहे हैं तो ये उतना ही रिस्की है आग के साथ खेलने जैसा। अच्छा पुनीत, मैं जैसे शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में मैं इन्वेस्ट करती हूँ, तो अगर मैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट करती हूँ तो आपको क्या लगता है कि कितना रिस्की है ये? क्रिप्टो समझते हो, अगर क्रिप्टो की बेसिक नॉलेज है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ कि क्या ग्लोबल लिक्विडिटी कैसे काम करती है, यूएस मार्केट को क्रिप्टो बहुत अच्छी तरह फॉलो करता है। अच्छा। डॉलर इंडेक्स किस तरीके से काम कर रहा है, S&P 500 किस तरीके से काम कर रहा है, किस किस कंट्री में रेट कट्स क्या चल रहे हैं। बिटकॉइन की हम बात करें तो बिटकॉइन की एक साइकिल होती है, ठीक है, हर 4 साल में बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई बनाता है और उसके बाद फिर वापस बियर मार्केट में जाता है। तो अगर आप इन सारे फंडामेंट्स को समझते हो कि बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना कितना रिस्की है, एथेरियम में इन्वेस्ट करना कितना रिस्की है और अदर टोकन में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें कितने % रिस्क है, आप क्रिप्टो के फंडामेंट्स, क्रिप्टो के इंडिकेटर्स को समझते हो तो आप ज़रूर क्रिप्टो में एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। अदरवाइज़ क्रिप्टो आपकी और जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उसका 100x रिस्की है, उसका 100 गुना रिस्की है। मतलब आपके कहने का ये तात्पर्य है कि अगर जैसे मैं अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती हूँ तो मुझे शेयर मार्केट की थोड़ी बहुत नॉलेज है, मुझे म्यूचुअल फंड की भी नॉलेज है, तो मुझे क्रिप्टो को भी पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल 100%, बिना पढ़ाई के क्रिप्टो कुछ नहीं है। और क्रिप्टो एकमात्र ऐसी एरिया है इन्वेस्टमेंट का जहाँ पे आपको हर दिन पढ़ना पड़ेगा, हर कंट्री के स्टैटिक्स पढ़ने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप इंडियन शेयर मार्केट को पढ़ लिया तो आप क्रिप्टो में, और या खाली मैंने यूएस स्टॉक मार्केट को स्टडी कर ली तो मैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दूं। आपको जापान में या जापान के स्टॉक मार्केट में, जापान की मनी प्रिंटिंग में क्या हो रहा है आपको वो समझना बहुत ज़रूरी है। आपको चाइना में क्या हो रहा है आपको वो समझना ज़रूरी है। आपको यूएस में क्या हो रहा है वो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्रिप्टो पूरा ग्लोब चला रहा है, पूरी कंट्रीज चला रही हैं। तो किसी देश में कहाँ पे क्या छोटी मोटी एक्टिविटी हो रही है वो भी क्रिप्टो को इम्पैक्ट करता है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल दूँ, कल मिस्टर ट्रंप ने एक अपना समिट था जिसके अंदर वर्ल्ड ट्रेड फेयर्स के ऊपर बात चल रही थी, तो उसकी वजह से क्रिप्टो में कितना अप डाउन्स आया, कितना वॉलेटिलिटी हुआ वो डिपेंड करता है। वहीं अभी थोड़े टाइम पहले जापान ने अपने रेट हाइक किए, इंटरेस्ट रेट हाइक किए, उसकी वजह से पूरा क्रिप्टो मार्केट क्रैश हो गया ओवर द नाइट। अब लोग सोच रहे हैं कि यार मैं तो इंडिया फॉलो कर रहा हूँ, मैं तो यूएस मीडिया फॉलो कर रहा हूँ और जापान में क्या हुआ मुझे क्या फ़र्क, पर
क्या हुआ, मुझे उससे क्या मतलब है, बट क्रिप्टो मार्केट पे इफेक्ट हुआ। वहीं अभी कुछ कंट्रीज़ में वॉर का इन्वायरमेंट बना हुआ था, वॉर सिचुएशन थी, उसमें क्रिप्टो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल हुआ। यूएस के इलेक्शन ने क्रिप्टो को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया, मार्केट बहुत जल्दी बहुत ओवर द नाइट पंप हुआ। तो ये छोटे छोटे इवेंट्स ग्लोबली क्रिप्टो को इम्पैक्ट करते हैं। तो आप समझो कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए आपको ग्लोबली अपडेट रहना पड़ेगा, हर कंट्री की इकोनॉमिक न्यूज़ को फॉलो करना पड़ेगा। दैट्स द मेन एस्पेक्ट ऑफ क्रिप्टो। ओके अच्छा पुनीत, सबसे बड़ा रिस्क जो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को ध्यान रखना चाहिए? बीइंग इंडियन मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको सही और एक्सपीरियंस लोगों के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। ओके। अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकाल के क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना, ये सिर्फ क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट का 1% है। अच्छा। 99% आपको क्रिप्टो से जुड़े हुए लोगों को फॉलो करना चाहिए, उनसे कनेक्ट होना चाहिए, क्रिप्टो कम्युनिटी के अंदर आपको एक्टिव होना पड़ेगा। मैं अक्सर इस बात को कोट करता हूँ कि अगर आप क्रिप्टो में आज इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना, तो आप कल करिए। ओके। और क्रिप्टो से आज बाहर निकलना चाहते हैं ना, तो अभी निकलिए। वेरी नाइस। ये जो आपका थॉट है ये बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो क्रिप्टो के अंदर हमेशा मैं इस चीज़ को बड़ा कि अगर कोई क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहता है, मैं कहता हूँ आज करना है, रुक जाओ, एक दिन रुक जाओ, कल करना। अच्छा। अगर आप कल करना चाहते हो तो 5 दिन बाद करना। अच्छा। इस ड्यूरेशन में आप स्टडी कर लेना कि क्या मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप ऑनलाइन काफ़ी सारे बड़े ब्रॉडकास्ट चैनल्स हैं, काफ़ी सारे क्रिप्टो रिलेटेड न्यूज़ चैनल्स हैं, आप उनको सुनो। 1 दिन सुनो, 2 दिन सुनो, 3 दिन सुनो। कुछ मेरे जैसे लोग इंडिया में क्रिप्टो पे काम कर रहे हैं या एक अच्छी मेंटोरशिप दे रहे हैं, आप उनसे जुड़ो, उनसे बात करो। और मुझे लगता है कि एक क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट गाइड अगर कोई है या कोई क्रिप्टो के बारे में आपको सटीक नॉलेज दे रहा है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको कहीं ऐसा व्यक्ति मिलता है कि आप मुझे इतने पैसे दे दो या इतना परसेंटेज दे दो, मैं आपकी क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट में हेल्प करता हूँ, तो मुझे लगता है सबसे पहले आपको उससे दूर होना चाहिए। अच्छा पुनीत, स्टेबल कॉइन्स क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं? क्रिप्टो में आज से कुछ साल पहले की मैं बात बताता हूँ, तो कॉइन्स का ही लेन देन होता था। जैसे बिटकॉइन है, आपके पास बिटकॉइन है, आप मुझे बिटकॉइन दे दो और उसकी वैल्यूशन, उसकी करंट प्राइस का पैसा मैं आपको दे दूंगा। अच्छा। मीडियम कोई भी हो सकता है। तो इस तरीके से क्रिप्टो फंक्शन करता था। बट इसके अंदर एक प्रॉब्लम थी जो दुनिया को फेस करी या ग्लोबली हम उस प्रॉब्लम के साथ डील कर रहे थे। वो प्रॉब्लम ये थी कि आज बिटकॉइन का प्राइस X है, आपने मुझसे ख़रीद लिया और परसों वो Y हो जाएगा। कहने मतलब प्राइस चेंज हो गया, वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। ओके। बट आप ये रिस्क नहीं लेना चाहते, आप ये रिस्क नहीं लेना, आप अपनी कुछ मनी क्रिप्टो में रखना चाहते हैं और सही टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बट उस सही टाइम तक उस टोकन में होने वाले अप एंड डाउन से आप दूर रहना चाहते हैं। तब स्टेबल कॉइन का आविष्कार हुआ या स्टेबल कॉइन मार्केट में प्रचलित हुआ। तो स्टेबल कॉइन के अंदर वैसे काफ़ी सारे कॉइन हैं, काफ़ी सारे तो नहीं कहूँगा, बड़े गिनती के कॉइन हैं। बट इसमें सबसे ज़्यादा प्रचलन में जो कॉइन आया वो USDT आया। ओके। तो USDT बड़ा ईजी ट्रांसफरेबल है और USDT का ऑलमोस्ट हर क्रिप्टो टोकन के साथ पेयर है कि आप USDT से हर क्रिप्टो टोकन खरीद सकते हो। सेकेंडली, बहुत सारी कंट्रीज़ में आप डायरेक्ट उस कंट्री की डिजिटल करेंसी से आप क्रिप्टो खरीद सकते हो, तो उस डिजिटल करेंसी को भी आप स्टेबल कॉइन कंसीडर कर सकते हो। जैसे अभी रिसेंटली यूरोप गवर्नमेंट ने यूरो पेयर स्टैब्लिश किया, तो यूरो से आप बिटकॉइन खरीद सकते हो, यूरो से आप इथेरियम खरीद सकते हो अपने बैंक के थ्रू। तो टेक्निकली आप उसको भी स्टेबल कॉइन आप कंसीडर कर सकते हो, है नहीं। तो ठीक उसी तरीके से USDT के से आप कोई भी कॉइन खरीदते हो तो USDT एक स्टेबल कॉइन माना जाता है। अच्छा पुनीत, कॉइन्स और टोकन्स में क्या डिफरेंस है? जब हम ब्लॉकचेन की बात करते हैं या हम इथेरियम चेन की बात करते हैं, जिस चेन पे अगर एक कॉइन बना है तो वो कॉइन होता है। अच्छा। या जिस कॉइन का अपना खुद का चेन है, अपना खुद का डेवलपमेंट प्रोसेस है, जिसको हम माइनिंग भी कहते हैं, तो डेवलपमेंट प्रोसेस है, वो कॉइन होता है। ओके। पर किसी चेन को बोरो करके अगर कोई कॉइन बनाया गया है वो टोकन होता है। अच्छा। जिस कॉइन का कोई अपना चेन नहीं है, अपना कोई डेवलपिंग प्रोसेस नहीं है, वो टोकन होता है। अच्छा। अगर हम इसको और सरल समझा भाषा में मैं एग्जांपल देके बताऊं तो बिटकॉइन ब्लॉकचेन पे चलता है, इथेरियम चेन पे चलता है, सोल चेन पे चलता है। तो ये सारे कॉइन हैं। अच्छा। पर कोई ऐसा टोकन जिसका मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये और ज़्यादा रिस्की है, तो कोई टोकन अगर उसने सोल के नेटवर्क पे बना हुआ है, सोल की चेन पे बना हुआ है, तो वो टोकन होगा।
अच्छा। अच्छा पुनीत, मेरा अगला सवाल ये है कि बिटकॉइन और इथेरियम में क्या फ़र्क है? जैसा अभी मैंने आपको बताया कि बिटकॉइन ब्लॉकचेन पे बना हुआ है, इथेरियम चेन पे बना हुआ है। ओके। तो जब हम इन टोकन्स को ट्रांसफ़र करते हैं तो वो अपने ही नेटवर्क को यूज़ करता है। ओके। तो बेसिक डिफरेंस ये होता है। अब इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ब्लॉकचेन की एक अपनी वैल्यूशन है, बिटकॉइन की एक अपनी वैल्यूशन है ब्लॉकचेन के ऊपर, इथेरियम की एक अपनी वैल्यूशन है इथेरियम नेटवर्क के ऊपर। तो वो इन दोनों को अलग करता है। ब्लॉकचेन के अपने फंडामेंट्स हैं, इथेरियम के अपने फंडामेंटल्स हैं। बिटकॉइन अपने यूज़ केस में काम आता है, इथेरियम अपने यूज़ केस में काम में Okay. आता है। तो दीज आर बेसिक डिफरेंस। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये बड़ा टेकी क्वेश्चन हो जाएगा, तो मुझे लगता है उसको बड़ा लेंदी हो जाएगा, अपन उसमें नहीं जाते हैं। सरल भाषा में समझे तो ये इन्वेस्टमेंट की दो कंपनियां हैं, कंपनी ए और कंपनी बी। आज के टाइम में क्रिप्टो को अगर हम इन्वेस्टमेंट से देखते हैं तो वो कंपनी ए है और कंपनी बी है। अच्छा। कंपनी ए के अपने रिटर्न है, अपने बेनिफिट है, कंपनी बी के अपने रिटर्न है, अपने बेनिफिट Okay. है। सरल भाषा में सरल लोगों को समझने के लिए एक सरल एग्जाम्पल। अच्छा पुनीत, मैंने कहीं पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में भी पढ़ा था, तो मैं जानना चाहती हूँ कि वो क्या होता है? देखो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, हम अगर क्रिप्टो से रिलेटेड बात करें तो ये एक तरीके का डेटा सोर्स सेव करता है, सिक्योर करता है, उसमें होने वाले ट्रांजैक्शन को सिक्योर करता है। ये सिर्फ क्रिप्टो के ग्राउंड पे मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा। पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अब अलग अलग एरिया में भी काम में आ रही है। Okay. ये एक तरह की कंप्यूटर की एक टेक्नोलॉजी है जिस पे बिटकॉइन बना हुआ है, पर इस टेक्नोलॉजी को अब हम दूसरे सेगमेंट में डेटा सिक्योर सेव करने और डेटा को रीड करने में काम में ले रहे हैं। ओके। अगर पुनीत बात की जाए बिटकॉइन और इथेरियम की, तो अगर उनमें से अगर मुझे एक चूज़ करना है तो क्या करना चाहिए? ये बड़ा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर हैं। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी एक कॉइन के बारे में नाम नहीं बताऊंगा, बट हाँ, आपको दोनों स्टडी करने चाहिए जो आपकी फ्यूचर क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट में हेल्प करेगा। और जैसे कि ब्लॉकचेन के ऊपर भी ETF आ चुके हैं बिटकॉइन के ऊपर, और सेम इथेरियम के ऊपर भी ETF आ चुके हैं। अच्छा। ETF एक तरह का लीगल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम होता है। तो जो आपकी पॉकेट की इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सूटेबल है, आपको उसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट मुझे लगता है कॉइन से ज़्यादा उसकी प्राइस एक्शन पे इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके। अगर आज आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आज बिटकॉइन का प्राइस एक्शन आपको इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो आपको बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके। अगर आज आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं और आज इथेरियम का प्राइस एक्शन या इथेरियम के कमिंग डेज की एक्टिविटीज़ आपको इथेरियम में इन्वेस्टमेंट करने का अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा। तो इन्वेस्टमेंट ऑलवेज सब्जेक्ट मैटर्स। ओके। अच्छा पुनीत, वॉलेट और एक्सचेंज में क्या अंतर है? ठीक, ये बहुत बेहतरीन सवाल है अपनी ऑडियंस के लिए। वॉलेट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को सेव कर सकते हो, सेव रख सकते हो, सिक्योर कर सकते हो। और वॉलेट भी दो तरीके के होते हैं, हार्डवेयर वॉलेट और डिजिटल वॉलेट। सेम ऐसे ही एक्सचेंज होते हैं। एक्सचेंज पे आप अपने करेंसी को एक्सचेंज कर सकते हो। ओके। USDT से आपको बिटकॉइन में ट्रांसफ़र करना है अपने करेंसी को, आप वो कर सकते हो। बिटकॉइन से आपको इथेरियम में स्विच करना है अपने करेंसी को, आप वो कर सकते हो। तो ये फैसिलिटी एक्सचेंज में होती है। एक्सचेंज ऑनलाइन होता है। ओके। आपका ऑल द टाइम एक्सचेंज ऑनलाइन होगा। आप अभी के अभी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, स्विच कर सकते हो। वॉलेट ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों होता है, पर वॉलेट पे अगर आपको एक्सचेंज करना है, वॉलेट पे आपकी करेंसी को चेंज करना है, तो आपको कहीं ना कहीं एक्सचेंज से लिंक करना पड़ेगा। अच्छा। अपने वॉलेट को। ओके। तो वॉलेट एक तरीके के सिक्योर प्लेस हो गया, एक्सचेंज थोड़ा पब्लिक प्लेटफॉर्म हो गया, पब्लिक डोमेन हो गया। अच्छा पुनीत, क्रिप्टो एक्सचेंज हैक हो जाती है, इस पर आप क्या सोचते हैं? ये क्रिप्टो का बड़ा ही टफ फेज़ है, टफ एरिया है। क्योंकि आपको पता है, जब हम इंटरनेट पे रहते हैं, दुनिया से जुड़े हुए होते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी डार्क चीज़ें हैं जो काम करती हैं। बहुत सारे हैकर्स होते हैं, बहुत सारे स्कैमर्स होते हैं। तो अब आप इस बात को यूँ समझिए कि जब बड़े बड़े एक्सचेंज भी हैक होते हैं, तो हमारे जैसे नॉर्मल इंसान का वॉलेट या एक्सचेंज का अकाउंट हैक होना कितना आसान है। तो यस, एक्सचेंज का हैक होना अपने आप में आज की डेट में क्रिप्टो का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा। अभी अगर मैं आपको रिसेंटली एक इंडियन एक्सचेंज था जो हैक हुआ था, और उस एक्सचेंज के अंदर काफ़ी सारे लोगों का मनी ब्लॉक हुआ,
और उस एक्सचेंज को आज की टाइम में सिंगापुर गवर्नमेंट के अंदर उसको डील कर रहे हैं, उस पे ऊपर काम कर रहे हैं। काफ़ी सारे एथिकल हैकर्स उसको रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं और उस एक्सचेंज की हैकिंग की वजह से हमारे बहुत सारे भाइयों का, दोस्तों का, इन्वेस्टर्स का पैसा ब्लॉक हुआ। ओके। तो ये क्रिप्टो का बड़ा सैड पार्ट है। बट इसी बात पे मैं क्रिप्टो की डेवलपमेंट का एक और एग्जांपल दूंगा। इस एक्सचेंज के हैक के बाद एक दूसरा एक्सचेंज में हैक हुआ, मैं उसका नाम कोट कर रहा हूँ, बायबिट। ओके। इसे यूएस बेस्ड एक्सचेंज। तो जब यहाँ पे हैक हुआ और उनका बिलियंस में पैसा हैकर्स ने चोरी कर लिया, उसी सेम समय पे बायबिट एक्सचेंज ने उस हैक को इतनी स्मार्ट और इतनी इनोवेटिव तरीके से डील किया कि किसी भी यूज़र का पैसा ब्लॉक नहीं हुआ। अच्छा। उन्होंने कुछ घंटों के अंदर अपने वॉलेट के में लोगों के पैसे को विड्रॉल करने की फैसिलिटी एक्टिव कर ली। ओके। उन्होंने किसी भी तरीके से क्रिप्टो मार्केट को या उस एक्सचेंज में इन्वेस्टेड लोगों को उसका इम्पैक्ट होने नहीं दिया। तो मुझे लगता है ये क्रिप्टो के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया है कि हम क्रिप्टो एक्सचेंज पे होने वाले हैक से घबराए नहीं, डरे नहीं। ये एक्टिविटी होंगी, फ्यूचर में भी होती रहेंगी। गवर्नमेंट और बड़ी बड़ी कंपनीज इस पे काम कर रहे हैं और मैं तो यही आशा करता हूँ कि इस तरीके के हैक अगर रुक जाए तो या इस पर कोई स्ट्रॉन्ग कानून बन जाए या कुछ ऐसी स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी आ जाए तो हमारे जैसे इन्वेस्टरों को एक चैन की नींद आ पाएगी, सो पाएंगे हम शांति से। एंड आई होप कि ऐसी कोई पॉलिसी आ जाए कि आप लोग चैन से जी पाएँ। इवन मुझे लगता है कि हर जो मतलब आज अगर मैं बात करती हूँ कि सारी दुनिया के जितने भी इंसान हैं वो सब यही चाहेंगे कि कभी जो हैक नहीं हो कोई भी चीज़। हाँ, तो ये मुझे लगता है ये खतरा क्रिप्टो पे नहीं, अगर आज के टाइम में जो भी ऑनलाइन कंपनीज हैं या ऑनलाइन जो भी बिजनेसेस हैं, सब जगह कुछ ना कुछ होता है। बस क्रिप्टो का हैक इतना ज़्यादा हाईलाइट क्यों होता है? क्योंकि वहाँ डायरेक्ट मनी इन्वॉल्व है। ओके। अगर कोई किसी वेबसाइट को हैक करके उसका डेटा चुरा लिया गया तो मुझे लगता है जिसका डेटा गया वो इम्पैक्ट होता है ग्लोबली, उसको बात का कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। या उस डेटा का उस लेवल पे मिसयूज़ नहीं हो पाता है जिस लेवल पे वो सोसाइटी को या मानवता को या किसी कंट्री को हार्म करे। बट क्रिप्टो में जब मनी इन्वॉल्व होता है और वो किसी ऐसी जगह हैक होके पहुंच जाता है जिसको मानवता के अगेंस्ट, किसी कंट्री के अगेंस्ट यूज़ किया जा सकता है या किया जाने की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, तो बड़ा प्रॉब्लम होता है। तब बड़ी वरी वाली बात हो जाती है गवर्नमेंट के लिए भी, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी, सिस्टम के लिए भी। तो यस, इस तरह की चीज़ें हैं। और जब हैक होता है तो उस पैसे को हैकर्स किस तरीके से क्रिप्टो के अगेंस्ट यूज़ कर रहे हैं। जब बल्क अमाउंट में हैक होके उसको डायरेक्ट डंप किया जाता है तो क्रिप्टो मार्केट क्रैश होता है। क्रिप्टो के जिन लोगों का पैसा चोरी हुआ होता है, हार्डकोर मनी होता है, उनको बहुत लंबे टाइम तक स्ट्रगल करना पड़ता है उस पैसे को रिवाइव करने के लिए या उस एक्सचेंज को उस नुकसान की भरपाई करने के लिए। उसके लिए गवर्नमेंट से वो लोन लेते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसीज़ हैं बड़ी बड़ी ग्लोबली जो इस तरीके की एक्सचेंज को सपोर्ट करती हैं इस टाइम के अंदर। तो हाँ, बड़ा टफ टाइम रहता है। बट मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये चीज़ों को डील करने के लिए बहुत अच्छे कानून और पॉलिसीज़ और कम्युनिटी स्टैंड कर रही है, तो विच इज़ वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी पॉजिटिव। अच्छा, क्रिप्टो माइनिंग का क्या मतलब है? क्रिप्टो माइनिंग से हम इस तरीके से समझो कि आपने अपने घर में एक मशीन लगा रखी है, कंप्यूटर की मशीन लगा रखी है, उसमें एक सॉफ्टवेयर या एक तरीके का प्रोसेस होता है इंटरनेट के थ्रू, और उससे के रिवॉर्ड में आपको वो कॉइन मिलता है जो आप माइन कर रहे हो। ओके। तो ये सुनने में तो बड़ा स्मूथ और बड़ा इजी लगता है, पर बिहाइंड द कर्टन इसमें बहुत सारी कॉस्टिंग इन्वॉल्व है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। अगर आप कंप्यूटर चला रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का भी खर्चा है, इंटरनेट का भी खर्चा है, और इस तरीके के और भी बहुत सारे खर्चे हैं, ट्रांजेक्शन चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं। तो हाँ, बाकी क्रिप्टो माइनिंग हम धीरे धीरे और डेवलप कर रहे हैं और इजी कर रहे हैं। कुछ ऐसे टोकन, ऐसे कॉइन्स आ रहे हैं जिनकी माइनिंग करना इजी, सरल, और उसके लिए आपको बड़े सुपर कंप्यूटर्स की ज़रूरत नहीं है। तो वो एक आम जनता के लिए ईजी हो जाएगा अगर जो माइनिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि क्रिप्टो माइनिंग अपने आप में ऑल टुगेदर डिफरेंट एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, डिफरेंट एरिया ऑफ बिजनेस है। ओके। क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना दिस इज द वन साइड ऑफ बिजनेस, क्रिप्टो में ट्रेड करना इज द सेकंड साइड ऑफ बिजनेस, क्रिप्टो माइनिंग करना इज द थर्ड साइड ऑफ बिजनेस। ओके। तो क्रिप्टो माइन करके आप क्या टोकन डेवलप कर रहे हो, उसको आपको कितने टाइम तक होल्ड करना है, वो टोकन कब
कितने टाइम बाद उसकी वो वैल्यूशन जनरेट होगी जो आपकी माइनिंग की कॉस्टिंग को बराबर या आपको प्रॉफिट में ला पाए। तो इन सारे सेगमेंट पे स्टडी करना और इन चीज़ों को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा पुनीत, क्या ये जो क्रिप्टो माइनिंग के बारे में आपने बताया ये प्रॉफिटेबल है? हाँ, एक नोट तक प्रॉफिटेबल है, बट ये वही टाइम टेकिंग बिजनेस है। इट्स नॉट ए ओवरनाइट बिजनेस कि आज आपने माइनिंग चालू करी कल आपको वो प्रॉफिट हो गया, नहीं। जब आप करते हैं तो आपको जो रिवॉर्ड मिलता है उस रिवॉर्ड को आपको स्टोर करना पड़ता है, आपको उस समय तक इंतज़ार करना पड़ता है कि उसका वो वैल्यूशन आए, वो प्राइस आए जो आपको प्रॉफिट में लेके आए। फॉर एग्जांपल, अगर आज आपने कोई टोकन माइन कर रहे हो और उस टोकन का प्राइस आज उस वैल्यू का नहीं है जिसको आपको सेल ऑफ करके आपको उससे आपका प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, तो आपको उसको होल्ड करना पड़ेगा उस टाइम तक कि उसका टोकन उस वैल्यूशन पे आए। जब आप उसको बेचो तो अच्छा। आपको उतना रेवेन्यू जनरेट हो जो आपको प्रॉफिट में लेके आए। अच्छा। तो ये सारे सेगमेंट हैं। और माइनिंग के अंदर एक प्रकार की इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होती है। आपको वो डिवाइस खरीदने पड़ते हैं, वो CPUs खरीदने पड़ते हैं जिसके अंदर वो माइन होता है। उसके लिए आपको प्रॉपर सेटअप करना पड़ता है। 24 आवर्स नेट चाहिए, आपको बैकअप चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, एनर्जीज चाहिए। और एक CPU माइन करने से या 2 माइनिंग मशीन लगाने से या 5 माइनिंग मशीन लगाने से आप प्रॉफिटेबल होंगे या नहीं होंगे, ये दैट डिपेंड ऑन दैट टोकन जिसको आप माइन कर रहे हो। अच्छा। तो आप कौन से टोकन को माइन कर रहे हो और आने वाले टाइम में उस टोकन का फ्यूचर क्या है, उस टोकन या उस कॉइन के ऊपर कौन कौन सी ऐसी इनोवेशंस आने वाले हैं जो आपको फ्रूटफुल रहेंगे, इस चीज़ को समझ के माइनिंग का प्लांट या माइनिंग का प्रोग्राम आप चला सकते हो। अच्छा, मैंने DEFI और NFT के बारे में भी सुना है, तो ये क्या होता है? देखो, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस सिस्टम जो DeFi हम कहते हैं, ये मुझे लगता है क्रिप्टो का इनोवेशन ही इससे हुआ है या क्रिप्टो से ही ये इनोवेट हुआ है। ओके। ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम जिस पे किसी का कंट्रोल नहीं हो, ये DeFi होता है बहुत सरल भाषा में। अब इसके अंदर हम जाएंगे तो देयर इज़ n नंबर ऑफ प्रोग्राम्स, n नंबर ऑफ पॉइंट्स, n नंबर ऑफ बिजनेस आर देयर। DeFi एक तरीके से एक टेक्नोलॉजी है जो क्रिप्टो के साथ जन्मी या क्रिप्टो के लिए जन्मी। अब हम इस DeFi सिस्टम को हम दूसरे और बिजनेसेस में भी लेके आ रहे हैं। अच्छा। यहाँ बहुत बड़ी बड़ी DeFi पे काम करने वाली ऐसी कंपनीज़ हैं जो कुछ ऐसी चीज़ें और डेवलप कर रही हैं, जो ऐसे प्रोग्राम्स डेवलप कर रही हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही हैं जो आप बैंकिंग सेक्टर के लिए या जो फाइनेंस में डील करते हैं उनके लिए, या अपन बात करें ऐसे कुछ ट्रेड प्रोग्राम्स के लिए हम इनको यूज़ कर पा रहे हैं। तो दिस इज़ द DeFi सिस्टम। ये एक अपने आप में एक टेक्नोलॉजी है। NFT मुझे लगता है कि क्रिप्टो का बहुत छोटा रूप है और बड़ा फैंसी रूप है। अच्छा। टेक्निकली इसको इन्वेस्टमेंट के पर्पस से ही डिज़ाइन किया गया है, बट ये मैं कहूँगा ये शौकिया चीज़ है। अच्छा। मैं कभी किसी क्रिप्टो इन्वेस्टर को NFT में ट्रेड करने की सजेशन नहीं देता हूँ, बट ये एक फैंसी चीज़ है, जिसको मज़ा आता है, जिसको शौक़ है तो आप कर सकते हो। बट NFT इज़ नॉट ए दैट मच रिलायबल और प्रॉफिटेबल एरिया टू इन्वेस्ट। इज़ जस्ट लाइक ए फन एक्टिविटी। आप ऐसे गेम करना चाहते, जैसे जिस तरह का वीडियो गेम होता है ना, बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं फॉर द फन, तो हमारे क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए NFT एक तरीके का गेम है, वीडियो गेम है। ओके। सरल भाषा में। अच्छा पुनीत, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट का कोई आप एक टिप देना चाहेंगे हमारे जितने भी लिसनर्स हैं? देखो, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट का टिप तो एकमात्र यही है कि क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट अबाउट टू इन्वेस्ट योर मनी। ये मैं अपना एक टिप देना चाह रहा हूँ कि लोग सोचते हैं क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट कर लें, पैसा लगा देते हैं, क्रिप्टो में पैसा प्रॉफिट बन जाएगा। मैं कहता हूँ मेरा इन्वेस्टमेंट टिप ये है कि क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट की साइकोलॉजी डेवलप करो। ओके। क्रिप्टो में प्रॉफिट बनाना इज़ ऑल अबाउट साइकोलॉजी। क्रिप्टो मार्केट सतही तौर पे नहीं चलता है कि हमने कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, 10 साल तक के लिए छोड़ दिया और हम प्रॉफिट में आ जाएंगे, 5 साल के लिए छोड़ दिया प्रॉफिट। क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट ये है कि सही समय पे कोई इन्वेस्ट करना है और उससे ज़्यादा सही समय पे आपको वहाँ से निकलना है। ओके। अगर आप सही समय पे इन्वेस्ट कर रहे हैं अच्छी बात है, पर अगर आप सही समय पे निकल पा रहे हैं उससे बिना मार्केट से मैनिपुलेट हुए, वो आप सिर्फ साइकोलॉजी से कर सकते हैं। मार्केट आपको ऐसा दिखाएगा, ऐसी पिक्चर दिखाएगा कि आपको लगेगा अरे अभी तो मेरे 100 के 1000 हुए, अब ऐसे 10,000 हो जाएगा।
पर अगर आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग है, आपकी नॉलेज स्ट्रांग है, आपकी फंडामेंटल स्ट्रांग है, तो आप उससे सही समय पे एग्जिट ले पाएंगे। तो अच्छा। मेरा क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट टिप कोई कॉइन का नाम नहीं है, कोई टोकन का नाम नहीं है। मेरा क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट टिप यही है कि अगर आज इन्वेस्टमेंट करना है तो कल करो, और कल विड्रॉल करना है तो आज करो, अच्छा। कि आप क्रिप्टो से जितना जल्दी अपना प्रॉफिट बुक करके निकलो। दिस इज़ द ओनली क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट टिप। पुनीत, मेरा अगला सवाल ये है कि क्रिप्टो में होल्ड करना या ट्रेड करना क्या बेस्ट है? देखो, क्रिप्टो में होल्ड आप तब प्लान कर सकते हो जब आपकी इन्वेस्टमेंट सही समय पे हुई हुई है। अच्छा। किसी टोकन को के इनोवेशन के टाइम पे या लिस्टिंग के टाइम पे आपने इन्वेस्ट किया है और आपको उसका फंडामेंटल आपको ऐसा दिख रहा है कि आने वाले कुछ समय में ये अच्छा जाएगा, या आप साइकिल, जो क्रिप्टो साइकिल हम बोलते हैं, 4 साल की क्रिप्टो साइकिल होती है जो इस बार से और लंबी चलेगी, तो क्रिप्टो साइकिल के अंदर आपने साइकिल के उस स्टेज पे इन्वेस्ट किया है कि आपके पास वो टाइम पीरियड है होल्डिंग करने का। अच्छा। तो मैं आपको होल्डिंग एडवाइस करूँगा। उससे पहले आप किस टोकन या किस कॉइन को होल्ड कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा समझना है, इम्पॉर्टेंट है। और आप किसी ऐसे रिस्की टोकन या कॉइन में ट्रेड कर रहे हो तो उसमें आपको समय पे खरीदो, समय पे बेच के बाहर निकल जाओ। अच्छा। और पार्शली प्रॉफिट बुक कर लो, ये डिपेंड करता है। इसके अंदर एक रूल है क्रिप्टो के अंदर जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है, 50, 35 एंड 15। तो अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मुझे लगता है होल्डिंग करने के लिए बिटकॉइन बेस्ट है। आप बिटकॉइन में अपनी इन्वेस्टमेंट का 50% लगभग आप बिटकॉइन में रखो, तो आप उसको थोड़े समय तक के लिए आप होल्ड कर सकते हो। क्योंकि बिटकॉइन अगर नीचे जाता है या बिटकॉइन का प्राइस कम होता है तो कुछ समय बाद वापस रिवाइव करने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है, चांसेस ज़्यादा है। इथेरियम और अदर अल्ट कॉइन थोड़े से रिस्की हैं, तो उनके अंदर मुझे लगता है कि इथेरियम, सोल, जो टॉप 10 कॉइन हम कहते हैं, उनके अंदर आप अपना 25% या 30% आप अपना मनी इन्वेस्ट करो। अच्छा। और उसको सही समय पे बेच दो। आपने अपने प्राइस किया कि एक्स अमाउंट पे मैंने इन्वेस्ट किया, वाई अमाउंट पे मैं बेच दूंगा, उसके ऊपर जाएगा मुझे मतलब नहीं है, और बस मेरे को तो वाई पे अपना इतना % प्रॉफिट बुक करना है। ओके। तो उस टाइम आप इसको हम ट्रेडिंग कहेंगे, जो बहुत शॉर्ट टर्म के अंदर आप यूज़ करोगे। 15% आप उन रिस्की टोकन में आप इन्वेस्ट करो जिनके अंदर हाई रिस्क और हाई गेन्स की पॉसिबिलिटीज है। और उसके अंदर भी वही बात होती है कि उसमें कितना होल्ड करना है और कितना ट्रेड करना है, ये डिपेंड आपकी टाइमिंग करती है। अच्छा। क्रिप्टो इज़ नॉट अबाउट कि मैंने एक कॉइन अच्छा है तो इसमें इन्वेस्ट करके होल्ड कर देता हूँ। क्रिप्टो इज़ ऑल अबाउट टाइमिंग। अच्छा पुनीत, एक वर्ड में अगर आपको क्रिप्टो का फ्यूचर प्रेडिक्शन करना होगा तो वो क्या होगा? क्रिप्टो का फ्यूचर यही है कि हम जस्ट स्टार्ट हुए हैं, बहुत लंबी जाना है अभी क्रिप्टो के अंदर। और इसको अगर वन वर्ड में कहें तो क्रिप्टो इज़ अ ब्राइट फ्यूचर। क्रिप्टो इज़ अ ब्राइट फ्यूचर। अच्छा पुनीत, आज आप यहाँ आए और हमने क्रिप्टो के बारे में आपने बहुत कुछ बताया। वैसे तो आप एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन हैं, आप पोलो प्लेयर भी हैं, आप FDCR के प्रेसिडेंट भी हैं। तो हमारी जो जितने भी लिसनर्स हैं वो पोलो के बारे में भी जानना चाहेंगे, लेकिन आज तो समय की कमी है, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप फिर से हमारे स्टूडियो में आएँ और हमें पोलो के बारे में भी बताएँ। बेशक बेशक, आप जब इनवाइट करेंगे हम आपके लिए हाजिर हो जाएंगे। बट मैं पोलो के लिए एक बात कहना चाहता हूँ कि जयपुर के हिज हाइनेस महाराज पद्मनाभ सिंह, उन्होंने पिछले 5 साल में, या हालांकि वो तो बचपन से पोलो खेल रहे हैं, पर पिछले 5 साल में पोलो के लिए जो डेवलपमेंट किए हैं, पोलो ग्राउंड को पूरा रिनोवेट किया, 3 ग्राउंड और लेके आए, और पोलो को जिस तरीके से उन्होंने प्रमोट किया, तो अब पोलो के लिए जयपुर राजस्थान नहीं पूरे दुनिया में, पूरे इंडिया में जाना जाने लग गया है। और जो हमारे पोलो के सेक्रेटरी हैं विक्रम बना और डिगू बना, इन्होंने भी पोलो को लेके जो जिस तरीके से वो प्रमोट कर रहे हैं, न्यू कमर्स के लिए जिस तरह से फैसिलिटीज़ डेवलप कर रहे हैं, राइडिंग सीखने से लेके, घोड़े प्लेसमेंट से लेके, पोलो के अंदर न्यू कमर, बिगनर्स, स्टार्टअप करने वाले लोगों को पोलो के टूर्नामेंट्स करा रहे हैं जगह जगह, और इस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये काम तारीफ़ लायक है, और आने वाले समय के अंदर जयपुर विल बी द प्लेस जहाँ पोलो एक है ना नेशनल स्पोर्ट बन के सामने आ जाएगा। जैसे हम फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं तो हर जगह फुटबॉल को खेला जाता है, तो हमें जयपुर में पोलो इस तरीके से देखने को मिलेगा आने वाले कुछ समय के अंदर, और हर अच्छी फैमिली के अंदर हर अच्छे लोगों को पोलो से जुड़ा हुआ आप पाएंगे आने वाले कुछ समय के अंदर।
अच्छा, थैंक यू सो मच पुनीत कि आप यहाँ पर आए, आपने अपना वैल्यूबल टाइम लोकमत राजस्थान को दिया और बहुत सारी गुड विशेस हम आपको देते हैं। और हम चाहेंगे कि जिस तरह से आप सोचते हैं क्रिप्टो के लिए, जो जो आपकी गवर्नमेंट से मांग है वो सब पूरी हो और आने वाले टाइम में लोग इसके बारे में और ज़्यादा जानें। थैंक यू सो मच ममता जी, और मेरा भी आपको बहुत बहुत थैंक यू, आभार कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया और क्रिप्टो के लेके आपने ऐसा ब्रॉडकास्ट प्लान किया जो जयपुर की ऑडियंस को, हिंदुस्तान की ऑडियंस को एक सही दिशा दे पाए। और मैं आशा करता हूँ कि मेरी बताई हुई नॉलेज क्रिप्टो में जो इंटरेस्ट ले रहे हैं या क्रिप्टो में जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको लिए सतही तौर पे, बेसिक तौर पे ऐसा नॉलेज या ऐसा ज्ञान दे पाए जिससे कि वो अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट या फ्यूचर लर्निंग में हेल्प कर पाए। लोकमत राजस्थान पर आप सुन रहे हैं द इन्वोग नारी शो। लेकर आऊंगी एक और गेस्ट अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।